नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। एक और कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया है। दूसरी ओर विश्व का शक्ति संतुलन तेजी से बदल रहा है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर शीत युद्ध की छाया से बहुत हद तक बाहर निकल चुका है। कूटनीति की बिसात पर नए रिश्ते नए सिरे से परिभाषित किए जा रहे हैं। आने वाला हफ्ता कूटनीति के लिहाज से भारत के लिए बहुत अहम है। 6 दिसंबर यानी सोमवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर आ रहे हैं। वैसे तो राष्ट्रपति पुतिन भारत रूस के बीच 21वीं शिखर वार्ता के लिए आ रहे हैं, लेकिन कभी भारत और रूस की दोस्ती पूरी दुनिया को हैरान करती थी। कभी भारत की हर मुश्किलों में सदाबहार दोस्त रूस खड़ा रहता था। आज से ठीक 50 साल पहले पाकिस्तान और भारत के बीच भीषण जंग जारी थी। युद्ध 2 मोर्चों पर लड़ा जा रहा था। एक जंग गोला बारूद से लड़ी जा रही थी और दूसरी कूटनीति के मैदान में। इस जंग में रूस मजबूती से भारत के साथ खड़ा रहा, लेकिन नई विश्व व्यवस्था में अब पहले वाला उसका रुतबा नहीं रहा। आज की मौजूदा हालात में यह समझना जरूरी है कि भारत के लिए रूस कितना अहम साझीदार है। राष्ट्रपति पुतिन किस इरादे के साथ दिल्ली आ रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में क्या है। बदले समीकरणों में राष्ट्रपति पुतिन के सामने एक ओर बीजिंग तो दूसरी ओर दिल्ली है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत से दोस्ती बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति पुतिन चीन से दूरी बनाएंगे या मध्यम मार्ग अपनाते हुए दोनों को साधने वाली कूटनीति पर आगे बढ़ेंगे। वर्तमान में भारत किसके ज्यादा करीब है, रूस के या अमेरिका के? आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी कि पिछले 50 वर्षों में मॉस्को और दिल्ली की दोस्ती कहां से कहां तक पहुंच चुकी है। तेजी से बदलते शक्ति संतुलन के बीच रिश्तों को क्यों और किस तरह परिभाषित करने की जरूरत है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खौफ के साए के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा को कूटनीति के जानकार अपने अपने नजरिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं। एक दलील ये भी दी जा रही है कि मौजूदा समय में रूस को भारतीय बाजार की बहुत ज्यादा जरूरत है। हाल में भारत और रूस ने मिलकर AK-203 राइफल का निर्माण करने की डील फाइनल की है। करीब 5,000 करोड़ की इस डील में 7 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल का निर्माण उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में होना है। राष्ट्रपति पुतिन के दिल्ली दौरे से पहले ही रूस S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई शुरू कर चुका है। वैसे तो दिल्ली ने हमेशा मॉस्को को अपना दोस्त की तरह देखा है, लेकिन हाल के वर्षों में बीजिंग और इस्लामाबाद की तरफ मॉस्को का झुकाव कुछ ज्यादा दिखा है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के दौरान भी रूस की राहें भारत से अलग रही हैं। अब सवाल उठता है कि क्या रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत के साथ रिश्तों को सिर्फ कारोबार तक सीमित रखना चाहते हैं या उससे आगे बढ़ाने के लिए ब्लूप्रिंट के साथ दिल्ली आ रहे हैं। क्योंकि आज की तारीख में दुनिया में सिर्फ 2 मुल्क ही ऐसे हैं जिनके साथ भारत का सालाना शिखर सम्मेलन वाला रिश्ता है। उनमें से एक रूस और दूसरा जापान है। आइए सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रपति पुतिन किस एजेंडे के साथ दिल्ली आ रहे हैं और नई विश्व व्यवस्था में रूस कहां खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिश्तों को सहेजना और उसे गर्मजोशी से आगे बढ़ाना अच्छी तरह जानते हैं। वो राष्ट्रीय हित साधने के लिए निजी रिश्तों पर कूटनीति का मुलम्मा चढ़ाने में भी हिचक नहीं करते। इस हुनर में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी माहिर हैं। दोनों के बीच मेल मुलाकात का सिलसिला करीब 20 साल पहले शुरू हुआ।
तब नरेंद्र मोदी तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ रूस गए थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी और पुतिन के बीच केमिस्ट्री लगातार बेहतर होती गई। ऐसे में 6 दिसंबर को दिल्ली में मौसम की शुरुआती ठंड और गुनगुनी धूप के बीच जब प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन बातचीत की मेज पर बैठेंगे तो स्वाभाविक रूप से कई साझा हित के मुद्दों के साथ साथ दूसरे क्षेत्रीय मुद्दों पर भी बातचीत तय मानी जा रही है। हालात बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं एशिया में, इंडो पैसिफिक रीजन में और हमारे दक्षिण एशिया के, मध्य एशिया के क्षेत्र में। लेकिन ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए भी रूस और भारत के रिश्तों को आगे बढ़ाना की बहुत आवश्यकता है। दूसरा, मैं ये भी कहूँगा कि भारत की सारी आवश्यकताएं एक ही देश से नहीं पूरी हो सकती हैं, तो इसलिए हमको चीन के साथ में भी डायलॉग रखना ज़रूरी है, पाकिस्तान के साथ में भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि अगर वो आतंकवाद से दूर हट सकते हैं तो उनको उस रास्ते पे बढ़ाने के लिए जो कुछ भी भारत कर सकता है वो करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच शिखर वार्ता से पहले ही भारत और रूस के विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच 2+2 वार्ता होगी। अब तक भारत ऐसी बातचीत अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ करता आया है। रूस और भारत के बीच 2+2 वार्ता हाल में एशिया में तेजी से बदल रहे शक्ति संतुलन के बीच अहम हो जाती है। तो 2+2 डायलॉग है जो दोनों जिसमें दोनों कंट्रीज के, दोनों देशों के फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर, रूस के भी और रूस के और इंडिया के भी जो फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर वो इसमें भाग लेंगे। और ये एक दोनों देशों को बांधने के लिए और टाइज स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कूटनीति में रिश्ते एक दूसरे की जरूरतों और आपसी समीकरणों के आधार पर बनते बिगड़ते हैं। आज की तारीख में भारत और रूस भी बहुत हद तक कारोबार की डोर से जुड़े हैं। दोनों देशों के बीच कारोबार $8 अरब से अधिक का पहुंच चुका है, लेकिन इसमें बढ़ोतरी की अभी बेशुमार संभावना है। ऐसे में दोनों देशों ने इसे 2025 तक बढ़ाकर $30 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। भारत अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत हद तक रूस की ओर देखता है, तो बदले में रूस को भारत जैसा बड़ा बाजार मिलता है। मेक इन इंडिया के तहत रूस रक्षा क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा साझेदार है। इसमें तलवार क्लास फ्रिगेट निर्माण, असॉल्ट राइफल AK-203 का निर्माण, Su-30 MKI और MiG-29 लड़ाकू विमानों की अतिरिक्त सप्लाई, गोला बारूद और वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की अतिरिक्त सप्लाई जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं। रूस और भारत के बीच पहले ही करीब $5.43 अरब की 5 S-400 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम के लिए डील हो चुकी है और राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा से पहले ही रूस ने इस एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई शुरू कर दी है। केवल आयात नहीं, अब हिस्सेदारी में जॉइंट प्रोडक्शन भी जोड़ दिया गया है और बहुत सी अच्छी चीजें, जैसे आप माने कि एक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल जो भारत और रूस की आपस में हिस्सेदारी से बनाई गई है। अब कुछ जो आम सैनिक राइफल यूज करते हैं, या सुकोई 30 जो फाइटर प्लेन है, उनका भी लाइसेंस प्रोडक्शन भारत में होना है। तो उसमें कुछ न कुछ दोस्ती को, हिस्सेदारी को आगे सुदृढ़ किया गया है और यही खास एक तरह से पहलू रह जाता है हमारे कारोबारी रिश्तों का। हाल के वर्षों में तेल, प्राकृतिक गैस, ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल्स के क्षेत्र में भारत और रूस के बीच आपसी सहयोग बढ़ा है। भारत भी रूस के दूर दराज के इलाकों में अपने लिए कारोबारी संभावनाओं को लगातार टटोल रहा है। इसीलिए भारत ने रूस के लिए $1 अरब के सॉफ्ट क्रेडिट लाइन का ऐलान किया है। यूरोप और एशिया में तेजी से बदलते शक्ति संतुलन के बीच रूस एक अहम किरदार निभा रहा है। रूस जो है एक मिनरल रिसोर्सेज के लिए बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट देश है विश्व में, और भारत को जो है काफ़ी पहले समय में भी वहाँ पर उनके यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए एनर्जी के क्षेत्र में काफ़ी मौका दिया गया है। और हम समझते हैं कि अगर आगे भी इस प्रकार की बात होती है, या कोई और अगर पाइपलाइंस वगैरह बनती है, या कोई और सिस्टम बनता है नई टेक्नोलॉजीज़ का, तो उसमें रूस के साथ में हमारा जो है ये व्यापार और बढ़ सकता है।
बदले समीकरणों में नई संभावनाएं टटोलने का ही नतीजा है कि आज की तारीख में भारत और रूस चेन्नई व्लादिवोस्तोक पूर्वी समुद्री गलियारे को बढ़ावा दे रहे हैं। दूसरे वैकल्पिक समुद्री रास्तों पर भी दोनों देश लगातार गुणा भाग कर रहे हैं। भारत और रूस के रिश्तों को जोड़े रखने में भू राजनीति यानी जियोपॉलिटिक्स और भू अर्थशास्त्र यानी जियो इकोनॉमिक्स भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। कूटनीति का यह तकाजा है कि जब दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मिलेंगे तो दोनों देश अपने पुराने रिश्तों की दुहाई देंगे, कारोबार और रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के मुद्दे पर बात करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि रूस, चीन और भारत के ट्रायंगल में मॉस्को का रुझान किस तरफ होगा, भारत की ओर या चीन की ओर। इतिहास गवाह है कि पूर्व सोवियत यूनियन भारत को दोस्त मानता था और चीन उसके लिए भाई जैसा था। रिश्तों का यही हवाला उसने 1962 में दिया था। अब सोवियत संघ वजूद में नहीं है। चीन के साम्यवाद में पूंजीवाद सोच हावी है। आज की तारीख में आर्थिक तौर पर चीन रूस से ज्यादा संपन्न है, लेकिन रूस के पास बेहद मजबूत सैन्य ताकत है, आबादी का बोझ बहुत कम है, साथ ही उसके पास विज्ञान, तकनीक और खुफिया तंत्र के वो शक्ति है जिससे वो सीधे अमेरिका को भी टक्कर दे सकता है। यानी चीन और रूस के बीच एक तरह का संतुलन है। लेकिन रूस ये भी जानता है कि अगर चीन को काबू में नहीं रखा गया तो वो एक दिन उसे ही आंख दिखाने लगेगा। यही वजह है कि राष्ट्रपति पुतिन भारत और चीन के मामले में मध्यम मार्ग अपनाना चाहते हैं। कभी रूस और चीन के रिश्तों को पश्चिम के कूटनीतिज्ञ सुविधा की धुरी कहा करते थे। दोनों देश वैचारिक रूप से एक दूसरे के करीब रहे हैं। 50 के दशक में चीन में कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना में सोवियत संघ ने बढ़ चढ़कर सहयोग किया, तो पुतिन के सत्ता में आने के बाद रिश्तों में मिठास बढ़ाने के लिए नए मैकेनिज्म ने आकार लिया। साल 2014 में यूक्रेन संकट और रूस के क्रीमिया पर कब्जे के साथ मॉस्को और बीजिंग के बीच साझेदारी और मजबूत हुई। 2018 में दोनों देशों के बीच आपसी कारोबार $100 अरब के निशान को पार कर गया। रूस और चीन के बीच प्राकृतिक गैस की सप्लाई के लिए $400 अरब का करार है। 2014 से 2018 के बीच चीन ने अपने 70% हथियारों का आयात रूस से किया। मॉस्को और बीजिंग के बीच की शानदार केमिस्ट्री का ही नतीजा है कि रूस ने अपने अत्याधुनिक फाइटर जेट सुखोई 35 और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम चीन को दिए। रूस से मिले S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की 2 यूनिट को चीन ने भारत से सटे लद्दाख के पास वाले इलाकों में तैनात कर रखा है। देखिए, जहाँ तक चीन और रूस के संबंध हैं तो मैं बता दूं कि चीन इन दोनों देशों के संबंध काफ़ी गहरे होते जा रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं है, और भारत नहीं चाहेगा कि चीन के संबंध रूस से काफ़ी अच्छे हो जाएं। चीन के विस्तारवादी रवैये से पूरी दुनिया वाकिफ है। लद्दाख से अरुणाचल तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अक्सर साजिश करता रहता है। 2017 में डोकलाम में 73 दिनों तक भारत और चीन की फौजी आमने सामने डटे रहे। भारतीय फौज के अदम्य शौर्य और दिल्ली की कूटनीति की वजह से चाइनीज आर्मी को पीछे हटना पड़ा। इसी तरह 2020 में चाइनीज आर्मी ने लद्दाख में LAC से सटे गलवान क्षेत्र पर कब्जे के लिए खौफनाक साजिश रची, जिसे नाकाम करने में भारतीय फौज के 20 शूरवीर शहीद हुए। चाइनीज आर्मी कभी अरुणाचल से लगे सीमा पर तो कभी उत्तराखंड के बाराहोती से घुसपैठ की कोशिशों में लगी रहती है। इससे भारत और चीन से लगी सीमा पर अक्सर तनाव पैदा होता रहता है। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत और चीन के बीच तनाव की स्थिति में रूस का रुख क्या होगा। मुझे लगता है कि जहाँ तक इन दोनों देशों के चीन और भारत के जो संबंध हैं उसमें रूस न्यूट्रल रहने की कोशिश करता है, और जहाँ तक हो उसको जो समस्या है उसको निपटाने की कोशिश करता है, उसको प्रोवोक करने की कोशिश नहीं करता है। तो यह एक अच्छी बात है, और भारत भी चाहता है कि कम से कम अगर भारत को सपोर्ट नहीं करे चीन के विरोध में तो कम से कम न्यूट्रल रहे।
रूस अपने दो शक्तिशाली और पारंपरिक दोस्तों के झगड़ों के बीच खुद को बड़ी चतुराई से अलग कर लेता है या खुद को तटस्थ की तरह पेश करता है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के दौरान रूस का शुरुआती झुकाव दिल्ली की जगह बीजिंग और इस्लामाबाद की ओर दिखा, लेकिन संभवतः बाद में राष्ट्रपति पुतिन को तालिबान के सत्ता में आने का मतलब और इस्लामिक आतंकवाद के बढ़ते खतरे का अंदाजा हुआ और मॉस्को के रुख में थोड़ा बदलाव दिखा। अभी हाल में जिस तरह से हमारे आसपास के क्षेत्रों में नए डेवलपमेंट्स हुए हैं, बहुत सारे हैं, आपको सब मालूम है, तो वो ध्यान में रखते हुए हम सोचते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण दौरा रहेगा भारत का और ये आगे के रिश्तों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। राष्ट्रपति पुतिन ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि चीन की सरहद रूस तक आ गई है। रूस ने कैसे आउटर मंगोलिया को आजाद करवाने में अहम भूमिका निभाई, चीन कैसे अपने पड़ोसियों के जमीन पर कब्जे की रणनीति पर आगे बढ़ता है। ऐसे में पुतिन मौजूदा वैश्विक समीकरण में चीन का साथ तो चाहते हैं, लेकिन उसे बेलगाम होने नहीं देना चाहते। अगर मौजूदा ग्लोबल ऑर्डर को देखें तो अमेरिका अपना वर्चस्व जमाने के लिए एशिया प्रशांत क्षेत्र में मोर्चाबंदी कर रहा है, नए नए दोस्त तलाश रहा है। दूसरी ओर चीन कई मोर्चों पर अमेरिका को सीधे चुनौती दे रहा है। डॉलर डिप्लोमेसी के दम पर चीन एशिया और अफ्रीका के कई देशों को अपनी छतरी के नीचे ला चुका है। तीसरी ओर रूस है जो यूक्रेन को लेकर यूरोप और अमेरिका के निशाने पर है। चौथा मोर्चा है मुस्लिम देशों का, जिसमें 3 फाड़ दिख रहे हैं, एक टर्की की अगुवाई वाला, दूसरा सऊदी अरब की अगुवाई वाला, तीसरा ईरान की अगुवाई वाला। आज की बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में रूस के सामने रिश्तों का एक ऐसा त्रिकोण है जिसमें उसे बड़ी संभावनाएं दिख रही हैं। ऐसे में राष्ट्रपति पुतिन चीन के साथ खड़े रहने और भारत को साथ जोड़े रखने की नीति पर आगे बढ़ने में अपने मुल्क का फायदा देख रहे हैं। लेकिन समय समय पर भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले चीन और पाकिस्तान से मॉस्को की गलबहियां भारत को भी रूस के साथ रिश्तों को फिर से परिभाषित करने पर सोचने पर मजबूर कर देती है। राष्ट्रपति पुतिन न तो चीन को नाराज करना चाहते हैं और न ही भारत को। ऐसे में भारत और चीन के बीच वो किसी भी तनाव की स्थिति में या तो तटस्थ दिखते हैं या तनाव कम करने की कोशिश करते दिखते हैं। रूस की सबसे बड़ी चिंता अमेरिका है। पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली का झुकाव अमेरिका की ओर बढ़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपतियों का दिल्ली आना जाना रूस को बेचैन करता रहता है। हाल में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत ने मिलकर क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी क्वाड का गठन किया, जिसे चीन अपने खिलाफ मानता है। क्वाड में भारत की मौजूदगी रूस को हजम नहीं हो रही। आज की तारीख में रूस एक साथ कई मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। यूक्रेन को लेकर रूस और अमेरिका के बीच तनाव बहुत बढ़ गया है। रूसी सेना ने यूक्रेन बॉर्डर पर गतिविधियां बढ़ा दी हैं और अमेरिका इसका विरोध कर रहा है। यूक्रेन के मुद्दे पर रूस और अमेरिका के बीच कभी भी मोर्चा खुल सकता है। लिहाजा राष्ट्रपति पुतिन नहीं चाहते कि दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच बेहतर केमिस्ट्री हो। चाहे बिल क्लिंटन का दौर हो या बराक ओबामा का, डोनाल्ड ट्रंप का दौर हो या फिर जो बाइडेन का, पिछले 2 दशकों में अमेरिका में राष्ट्रपति की कुर्सी पर कोई भी हो, भारत और अमेरिका के बीच नजदीकियां बढ़ी ही हैं। लेकिन वॉशिंगटन और दिल्ली के बीच बेहतर होती केमिस्ट्री ने रूस को हमेशा असहज किया है। रूस की बेचैनी की एक वजह अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत के बीच का सैन्य गठजोड़ क्वाड भी है। भारत की विदेश नीति में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एक जो शब्दावली है उसकी बड़ी अहमियत है कि भारत सारी जो कोशिशें हैं, जो हिस्सेदारियां हैं, वो किसी एक गुट या एक देश के साथ नहीं बनाना चाहता, बल्कि जितने देशों से जितनी अच्छी हिस्सेदारी बनाई जा सके, जितने क्षेत्रों में, उतनी कोशिश करता रहता है। मॉस्को की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जिस छतरी के नीचे अमेरिका खड़ा होता है, उसके नीचे खड़ा होना मॉस्को अपनी शान के खिलाफ समझता रहा है। दुनिया भी शीत युद्ध के दौर वाली कूटनीति से बहुत आगे निकल चुकी है। ऐसे में छोटे बड़े देश नए सिरे से अपने रिश्तों को परिभाषित करने में जुटे हैं। भारत भी उसी राह पर है। आज की तारीख में भारत बगैर किसी के प्रभाव में आए अपनी जरूरतों के हिसाब से फैसले ले रहा है।
देखिए, भारत अपनी नीति अपने हिसाब से चलाएगा कि भारत को किस चीज़ की आवश्यकता है, कहाँ से खरीदना है। कोई चीज़ अमेरिकन अच्छी है तो उसको खरीदता है, लेकिन अब अमेरिका और रूस के बीच के जो संबंध हैं, सैंक्शंस की प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी किस तरह से वो हैंडल करेंगे, ये उनको देखना है। भारत ने इस बारे में साफ कह दिया है और बता दिया है कि किस तरह से वो करेगा। अगर भारत अपनी सरहदों की सुरक्षा के लिए जरूरी समझता है तो अमेरिका से चिनूक हेलीकॉप्टर और होवित्जर तोपों की डील करता है, अपनी एयरफोर्स के तरकश में फ्रांस का राफेल फाइटर जेट जोड़ता है, इजराइल जैसे देश से हेरॉन ड्रोन खरीदता है। मतलब भारत अब हथियारों के लिए किसी एक देश पर निर्भर नहीं है, न ही वो किसी एक महाशक्ति के वर्चस्व वाले अंतर्राष्ट्रीय मंच तक सिमटा है। भारत की विदेश नीति हमेशा से स्वतंत्र रही है और उसी राह पर आज भी बदस्तूर बढ़ रही है, जिसमें वक्त के साथ रिश्तों में खटास मिठास चलती रहती है। भारत अच्छी तरह से जानता है कि जब तक राष्ट्रपति पुतिन दिल्ली में रहेंगे तब तक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन बेचैन रहेंगे। भारत की विदेश नीति हमेशा से ही स्वतंत्र रही है। दिल्ली ने कभी किसी के दबाव या प्रभाव में फैसला नहीं लिया है। इसी की एक वानगी है अमेरिका के इतराज के बाद भी रूस के साथ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डील। आज की तारीख में भारतीय सेना के हथियारों के जखीरे में 60% से अधिक हथियार या तो मेड इन रशिया हैं या रूसी तकनीक के हैं। आजादी के पहले से ही भारत और रूस के रिश्ते मजबूत हो चुके थे। शीत युद्ध के दौर में भी भारत ने महाशक्तियों से दूर रहते हुए किसी गुट में शामिल नहीं होने का फैसला किया था। बावजूद इसके दिल्ली और मॉस्को के बीच केमिस्ट्री बेहतर होती गई। साल 1962 के जून महीने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ ने वीटो का इस्तेमाल करते हुए कश्मीर मुद्दे पर भारत का समर्थन किया और अमेरिकी मंसूबों पर पानी फेर दिया था। उसी साल हुए भारत चीन युद्ध में भी रूस ने किसी का भी समर्थन नहीं किया। मतलब अपने सदाबहार दोस्त और भाई के बीच के झगड़े से खुद को दूर रखा था। जबकि 1971 में भारत और पाकिस्तान की जंग के दौरान अमेरिकी इरादों को नाकाम करने के लिए रूस मजबूती से भारत के साथ खड़ा रहा। 3 दिसंबर 1971 शाम 5:30 बजे पाकिस्तानी एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने पश्चिमी सीमा पर अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, अवंतीपुर, उत्तरलाई, जोधपुर, अंबाला और आगरा के हवाई अड्डों पर भीषण बमबारी की। आधी रात को प्रधानमंत्री इंदिरा ने ऑल इंडिया रेडियो से पूरे देश को संबोधित किया। Pakistan launched a full-scale war against us. भारतीय फौज ने पाकिस्तान पर पूरब और पश्चिम दोनों मोर्चों पर प्रचंड प्रहार शुरू किया, जिससे जंग की शुरुआत के साथ ही पाकिस्तानी सेना के पांव उखड़ने लगे। पाकिस्तान अमेरिका के लिए नाक का सवाल बन चुका था। उसकी हार का मतलब था अमेरिका की हार। ऐसे में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध का मसला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पहुंच गया। अमेरिका चाहता था कि किसी भी तरह से युद्ध विराम हो जाए, जिससे पाकिस्तान टूटने से बच जाए और अमेरिका की नाक भी नीची ना हो। आज से 50 साल पहले सुरक्षा परिषद में जमकर कूटनीतिक दांव पेच आजमाए गए। We have suffered in the hands of Pakistan 4 aggressions, and we are not going to take it anymore. ऐसे में रूस की दोस्ती संयुक्त राष्ट्र में भारत के बहुत काम आई। सुरक्षा परिषद में रूस के प्रतिनिधि याकूब ए मलिक ने मोर्चा संभाला। याकूब मलिक ढाका पर भारतीय सेना के कब्जे और पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण तक पश्चिमी देशों के भारत विरोधी प्रस्तावों पर लगातार वीटो करते रहे। पाकिस्तान को तबाह होते देख अमेरिका ने 8 दिसंबर 1971 को अपनी नौसेना के सबसे मजबूत 7th फ्लीट को दक्षिण वियतनाम से बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ने का आदेश दिया। गोपनीय दस्तावेजों से हुए खुलासे के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने भारत पर हमले का आदेश देकर अपनी 7th फ्लीट को आगे बढ़ाया। अमेरिकी नौसेना का 7th फ्लीट किंग क्रूज मिसाइलों, 70 लड़ाकू विमानों और परमाणु बमों से लैस था।
भारत को अमेरिकी 7th फ्लीट की आगे बढ़ने की खबर मिल चुकी थी। ये भी आ गया था, सब लोग मुझे कह रहे हैं कि 7th फ्लीट आ रहा है। बहुत हमारे बाबू लोग जो हैं, मिनिस्टर लोग ज़रा डरे थे। मुझे बुला के पूछा, मेरे को देखो 7th फ्लीट के पास है न्यूक्लियर वेपन, जो न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करे तो मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं कर सकता। मगर वो कभी कर नहीं सकते, कभी नहीं इस्तेमाल करते, उनका अपना मुल्क नहीं बर्दाश्त करेगा। अमेरिका के 7th फ्लीट को आगे बढ़ता देखकर रूस ने भी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर और परमाणु पनडुब्बी भारत की मदद के लिए भेज दिया। हिंद महासागर में रूस की मिसाइलें भी तन गईं। हिंद महासागर में रूस की ताकत को देखकर अमेरिका घबरा गया। बंगाल की खाड़ी में घुसने से पहले ही 7th फ्लीट ने खिसकना ज्यादा बेहतर समझा। मॉस्को और दिल्ली के बीच शानदार केमिस्ट्री की कई बुलंद तस्वीरों की गवाही इतिहास के पन्नों में दर्ज है। राजनीति और कूटनीति में न दोस्ती स्थायी होती है और न ही दुश्मनी। हमेशा राष्ट्रहित सर्वोपरि होता है और रिश्ते परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। 1971 के भारत पाक युद्ध में अमेरिका ने जिस 7th फ्लीट को भारत को आंख दिखाने के लिए बंगाल की खाड़ी की ओर रवाना किया था, भारत के साथ रूस के मजबूती से खड़े होने की वजह से अमेरिकी नौसेना के उस 7th फ्लीट को भागना पड़ा था। क्वाड की साझेदारी के कारण अमेरिका का वही 7th फ्लीट अब भारतीय समुद्री सीमा में आसानी से गुजर जाता है। तेजी से बदलती विश्व व्यवस्था में भारत भी अपनी जरूरत के हिसाब से रिश्तों को एक नए सिरे से गढ़ रहा है। आज का भारत अत्याधुनिक हथियार और तकनीक के लिए किसी एक देश पर निर्भर नहीं है। आज भारत अपनी सरजमी पर न सिर्फ फाइटर जेट बल्कि सबमरीन से लेकर मिसाइल और टैंक तक बना रहा है। अपनी रक्षा जरूरतों के लिए रूस के साथ साथ अमेरिका, फ्रांस और इजराइल जैसे देशों से बेहिचक डील कर रहा है। पिछले 2 दशकों से पुतिन रूस की सत्ता में काबिज हैं। वो रूसी खुफिया एजेंसी KGB के एजेंट रहे हैं। ऐसे में उनके काम करने का अंदाज और मिजाज दोनों लोकतांत्रिक सोच वाले सियासतदानों से थोड़ा अलग है। ये जरूरी नहीं कि राष्ट्रपति पुतिन की जुबान पर जो हो वही दिल में भी हो सकता है कि दिसंबर में दिल्ली में दिखने के बाद 2022 में होने वाले विंटर ओलंपिक खेलों के दौरान राष्ट्रपति पुतिन बीजिंग में तालियां बजाते दिखे। आज बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे मुद्दे के साथ जिसे जानना हम सबके लिए जरूरी है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। निष्पक्ष खबर, सटीक विश्लेषण और अपने हक से जुड़े मुद्दों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।